आज 31 दिसंबर है और आज के साथ 2024 का ये साल भी गुजर रहा है और हर ओर नए साल 2025 के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन इस साल ने जनवरी महीने से गुजरते दिसंबर के बीच कई अहम घटनाओं, बयानों और सियासी फैसलों के साथ ही अहम मुद्दों को भी उठाया है जो नए साल में प्रवेश के साथ भी हमारे आपके साथ जुड़े रहेंगे। अयोध्या में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अब संभल समेत अन्य जिलों में उठते मंदिर मस्जिद विवादों तक क्या कुछ रहा है 2024 में खास, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। साल 2024 की शुरुआत हुई अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि से, जहां बड़े ही भव्य और दिव्य स्वरूप में 22 जनवरी 2024 को लगभग 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद श्री राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। अयोध्या के नए राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा यानी श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के सुअवसर पर हर कोई उनकी एक झलक पाने को व्याकुल नजर आया। जहां जनवरी के महीने में मात्र 26 जनवरी और 30 जनवरी को ही खास माना जाता था, वहीं 22 जनवरी भी श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के जरिए इतिहास में दर्ज हो गई और अब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का एक साल पूरा होने जा रहा है। हालांकि इस साल यानी 2025 में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य वर्षगांठ समारोह जो है वो 11 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा, जिसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इसके लिए अतिथियों की सूची को अंतिम रूप दे रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 2024 में 22 जनवरी को मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। पीएम मोदी उस पूजन कार्यक्रम के मुख्य यजमान थे और खुद को इसके लिए तैयार करने के मकसद से उन्होंने 11 दिन का विशेष व्रत भी रखा था। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि जब 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी तो उस दिन की तिथि पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी और इस बार यानी 2025 में ये तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार 11 जनवरी 2025 को पड़ रही है और यही वजह है कि श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्सव मनाया जा रहा है यानी उनकी प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ जो मनाई जा रही है वो 11 जनवरी को मनाई जाएगी। वहीं जनवरी 2024 की बेहतरीन शुरुआत के बाद अब बढ़ते गुजरते साल 2024 के फरवरी महीने की ओर हम भी बढ़ जाते हैं। फरवरी 2024 में यूपी में एक साथ आए राहुल और अखिलेश। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इंडी गठबंधन में एक साथ आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव फरवरी 2024 में 7 साल के लंबे इंतजार के बाद एक साथ नजर आए थे। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़े और जब यूपी में दाखिल हुए तो 25 जनवरी 2024 को आगरा में राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी शामिल हुए, जहां राहुल गांधी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ खुली जीप में रोड शो किया और साथ ही इस दौरान राहुल गांधी अखिलेश यादव की पीठ पर हाथ रखते हुए सेल्फी लेते भी नजर आए थे। और इसके बाद दोनों ने मिलकर जब चुनाव लड़ा तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पीडीए नीति और इंडी गठबंधन की ओर से लोगों के बीच फैलाए गए भाजपा द्वारा संविधान बदलने के भ्रम को पूरी तरीके से कारगर सिद्ध करने की कोशिश की गई और वो काम भी कर गया और यूपी में इसका भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान हुआ, जबकि समाजवादी पार्टी को पहली बार 80 में से 37 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाबी मिली और ये मुलायम सिंह यादव के समय से भी ज्यादा बड़ी जीत थी। लेकिन अब यह गठबंधन ऊपर से जुड़ा हुआ दिखाया तो जा रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर इसकी नींव कमजोर हो गई है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इंडी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बजाय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को सपोर्ट किया था, तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव कांग्रेस के बदले आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में ये इंडी गठबंधन कब बिखर जाए इसका कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि सभी दल इस गठबंधन में अपने अपने अनुसार अपना अपना लाभ देख रहे हैं और वही चाहते हैं।
अब फिलहाल इस 2025 में कांग्रेस और सपा के इन दोनों ही नेताओं की दोस्ती कब तक चल पाती है और आगे कौन सा मोड़ इनके जीवन में आता है, यह तो वक्त ही बताएगा। हां, लेकिन इस 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में 400 पार का ख्वाब सजाए बैठी भाजपा को जितना बड़ा धक्का लगा, उससे कहीं ज्यादा सड़क से संसद तक विपक्ष ने उसे यूपी की एक सीट पर मिली हार पर खूब घेरा, और वो है फैजाबाद उर्फ अयोध्या लोकसभा सीट। फैजाबाद उर्फ अयोध्या लोकसभा सीट की हार पर घिरी भाजपा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था, लेकिन उसका यह ख्वाब चकनाचूर हो गया। लेकिन वहीं विपक्ष जो सत्ता परिवर्तन का इंतजार कर रहा था और मोदी को पीएम पद से हटाने की कोशिश कर रहा था, उसकी लोकसभा सीटों में इजाफा तो हुआ, मगर सत्ता में आने का उसका सपना भी पूरा न हो सका और तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। लेकिन इस पूरे प्रक्रम में सबसे अधिक चर्चा का विषय बनी उत्तर प्रदेश की फैजाबाद उर्फ अयोध्या लोकसभा सीट, जिस पर भाजपा प्रत्याशी व पूर्व सांसद लल्लू सिंह को शिकस्त देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी व अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद ने इस सीट पर जीत हासिल की और इसी सीट की जीत को सियासी तौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भुनाते हुए भी नजर आए थे। और इतना ही नहीं, बल्कि इस सीट पर अवधेश प्रसाद की जीत के बाद उन्हें सपा की ओर से अयोध्या का राजा तक कहा जाने लगा था। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान और उसके नौकर राजू द्वारा नाबालिग दलित लड़की से रेप करने का मामला सामने आया, जिसके पश्चात इस मामले में मुख्य आरोपी मोईद खान फैजाबाद लोकसभा सीट के सपा सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी भी बताया गया और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यही सामने भी आया। और इस मामले में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने फुल एक्शन मोड में ध्यान दिया, क्योंकि लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, जिनमें से एक सीट अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट भी थी। वहीं इसके साथ ही तैयारी शुरू हुई यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की। लेकिन 15 अक्टूबर 2024 को चुनाव आयोग ने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी 9 सीटों के उपचुनाव की घोषणा की, जिनको लेकर शुरू हो गया पोस्टर वॉर। यूपी विधानसभा की 9 सीटों के उपचुनाव में शुरू हुआ पोस्टर वॉर। चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर 2024 को यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का ऐलान किया और 13 नवंबर को चुनाव की तारीख निश्चित की गई थी। हालांकि आगे चलकर तारीखों में बदलाव करते हुए यूपी विधानसभा के उपचुनाव 20 नवंबर को कराने की अंतिम तारीख तय की गई और उसके परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाने थे। इस उपचुनाव को लेकर मचे घमासान के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे का जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से कई पोस्टर और स्लोगन जारी किए गए, जिनमें कभी जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कभी 27 का सत्ताधीश, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी, गंगा जमुना तहजीब को ना ही बटने देंगे ना ही समाज की एकता को कटने देंगे जैसे कई नारों और पोस्टर्स को सियासी बाजार में उतारा गया और भाजपा के एक ही नारे बटेंगे तो कटेंगे का जवाब देने का प्रयास तो किया गया, मगर पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी समाजवादी पार्टी को इस उपचुनाव में कामयाबी इसकी नहीं मिली और अंततः जब 20 नवंबर को चुनाव हुए तो उस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव जितने एक्टिव चुनाव प्रचार में नहीं नजर आए, उससे कहीं ज्यादा एक्टिव वो चुनाव वाले दिन सोशल मीडिया पर दिखाई दिए और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मीरापुर विधानसभा सीट का एक वीडियो शेयर किया था, जिसकी लेंथ ओरिजिनली 1 मिनट 48 सेकंड थी, मगर बाद में इस वीडियो को उन्होंने अपने सियासी मुनाफे के नजरिए से एडिट कर मात्र 23 सेकंड का कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी 9 सीटों पर भाजपा का सफाया करने का विचार रखने वाली समाजवादी पार्टी को इस उपचुनाव में मात्र 2 सीटें ही जीतने में कामयाबी मिली, जिनमें एक थी मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट और दूसरी कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट।
जबकि वहीं भाजपा ने 6 और एनडीए गठबंधन में शामिल आरएलडी ने 1 सीट पर जीत हासिल की, यानी 9 में से कुल 7 सीटें भाजपा व उसके सहयोगी दल के हिस्से आई। लेकिन 23 नवंबर को यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आते ही इसके ठीक अगले दिन अर्थात 24 नवंबर की सुबह शाही जामा मस्जिद के नाम पर जो सर्वे हो रहा था संभल में, उस पर सुबह सुबह ऐसी हिंसा भड़की कि इस गुजरते साल ने भी उसकी तपिश महसूस तो की, मगर इसके साथ ही संभल पर शासन और प्रशासन पूरी तरीके से फोकस्ड भी हो गया। उपचुनाव के बाद भड़की संभल हिंसा की आग। यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आने के अगले ही दिन यानी 24 नवंबर को संभल की शाही जामा मस्जिद में श्री हरिहर मंदिर होने के हिंदू पक्ष के दावे वाली याचिका पर कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने के लिए सुबह सुबह जैसे ही कोर्ट कमिश्नर मस्जिद पहुंचे, तभी वहां उपद्रवी तत्वों ने सर्वे टीम और पुलिस वालों को निशाना बनाते हुए पहले तो उनका विरोध किया और कुछ ही देर बाद उन पर पथराव भी शुरू कर दिया। आगजनी भी हुई, गोली तक चली, जिसमें 5 लोगों की मौत भी हुई। इस हिंसा की आग की लपटों की तपिश को विपक्ष खास करके समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के साथ साथ यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी खूब उठाया और हंगामा भी किया। लेकिन इस मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पूरी तरीके से घिरते हुए भी नजर आए और इस मुद्दे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आए। वहीं इस पूरे मामले में जहां जियाउर रहमान बर्क घिरते हुए नजर आए, तो इस हिंसा को भड़काने के वो मुख्य आरोपी भी बताए जा रहे हैं और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। वहीं दूसरी ओर संभल के मुद्दे को जहां विपक्ष उठा ही रहा था, तो वहीं सत्ता पक्ष और प्रशासन की ओर से भी इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रशासन यहां यानी संभल में बिजली चोरी, अवैध निर्माण आदि को लेकर कार्रवाई कर रहा था कि तभी यहां 46 सालों से बंद पड़ा एक मंदिर मिला और फिर शुरू हुआ संभल में बंद पड़े मंदिरों को खोलने, कब्जा कर बंद किए गए कुओं को पुनर्जीवित करने और तत्परता से संभल की ऐतिहासिक विरासत को संभालने का काम, जो अब भी लगातार जारी है। और अब इस मामले को लेकर विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने का प्रयास तो कर रही है, मगर पुलिस और संभल प्रशासन यहां अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ करता जा रहा है। अब ऐसे में यह मुद्दा और कितना आगे बढ़ता है, यह तो वक्त ही बताएगा। अब ऐसे में गुजरते साल 2024 में हुए इन खास घटनाक्रमों को लेकर आप सभी का क्या विचार है और आपको क्या लगता है कि 2025 में और क्या कुछ होने वाला है, या आप क्या चाहते हैं कि 2025 में कुछ और ऐसे तब्दीली हो जिनके आप अपने ख्वाब देखते हैं या आप सोचते हैं कि ऐसे बदलाव लाए जाएं जिसकी वजह से यूपी में और भी बेहतर प्रशासनिक सेवा मिल सके और लोगों को काफी फायदा भी हो सके। इस बारे में अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।